नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी असली खुराक लेकर। यह कहानी मैंने 28 सितंबर 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी असली खुराक। अल्लाह अकबर। घर से कुछ दूर स्थित मस्जिद से आधी मुल्ला की अजान सुनते ही मैंने बैठक में पड़ी आराम कुर्सी उठाई एवं उसे बाहर बगीचे में रख दी। कबीर ने भले अजान सुनकर कोफ्त निकाली हो कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो इतनी तेज आवाज में बांग देते हो, पर मेरे लिए तो यह अजान अलार्म क्लॉक थी। हालांकि इसका गूढ़ार्थ मुझे बहुत देर बाद समझ में आया कि हे ईश्वर, तू महान है। बाहर कुर्सी पर बैठकर मैंने दोनों टांगें ऊपर की एवं हाथों से घुटने बांधकर काफी देर इस पर झूलता रहा। मेरी कुछ अजीब आदतें हैं, जैसे मुंह अंधेरे बगीचे में आराम कुर्सी पर बैठकर पक्षियों की आवाजें सुनना, पेड़ पौधों से बातें करना एवं इन सब से मन भर जाए तो रात आसमान की ओर मुंह कर चांद तारों को ताकना। इन सब बातों से मुझे अनिर्वचनीय सुख मिलता है। इस आनंद के आगे पड़ोसियों का पागल कहना एक क्षुद्र उपहास पर लगता है। समुद्र में गोती लगाने वाले किसके कहने से रुके हैं? भला इस आनंद को मैं कैसे छोड़ूं? आत्मा की तह से उठती कोयल की कुहू कुहू में मुझे अल्लाहू का नाद सुनाई देता है। पंक्तिबद्ध नाचते हुए मोरों को देखकर लगता है मानो कृष्ण का महारास हो। चहकते हुए पक्षी मुझे राम धुनी का आनंद देते हैं। झूमते हुए पेड़ देखकर यूं लगता है जैसे समूचा अस्तित्व पत्था पत्था अनुप्राणित होकर नृत्य कर रहा हो। प्रकृति की मंगला आरती की भव्यता के आगे मनुष्य की पुकार कितनी क्षुद्र है। वह तो उठते ही प्रतिस्पर्धी बन जाता है और एक पुकार के उठते ही 10 धर्मावलंबियों की आवाजें सुनाई देती है, आरतियों की, अजानों की और जाने क्या क्या। मतवादी भला तत्ववादियों को कब समझेंगे? कुर्सी से उठकर मैं भीतर आया एवं सीधे बाथरूम में घुसा। सर्दी हो या गर्मी, सदैव ठंडे पानी से ही नहाता हूं। नहाकर पुनः बगीचे में आया। कुछ देर कसरत कर हाथ पांव गर्म किए, तभी सामने वाले नीम के पेड़ पर एक दृश्य देखकर आत्मविभोर हो गया। नीम के नीचे वाली शाखा से निकलती 2 टहनियों के बीच बने एक घोंसले में फैमिली ब्रेकफास्ट हो रहा था। कुछ रोज पहले उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब अंडे फोड़कर बच्चे बाहर आ गए थे। कुल 3 बच्चे थे। नन्ही पांखों, छोटी आंखों, मखमल जैसे कोमल बच्चे। चिड़िया अपनी चोंच से उनके मुंह में दाना डाल रही थी। बच्चे मानो उछल उछल कर कह रहे थे, मम्मी, मी फर्स्ट। चिड़िया सबको जवाब देती, चिंता मत करो, सबको भरपेट खिलाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पेट तो तुम्हारा पेट भरने से ही भर जाएगा। पास ही एक चिड़ा इधर उधर उड़कर यहां वहां से दाने बटोर कर ला रहा था। चिड़िया बार बार उसकी तरफ ची ची कर कहती, जल्दी करो, बच्चों का पेट अभी भरा नहीं है। चिड़ा अभी आया कहकर पुनः उड़ जाता। चिड़िया बच्चों को चोंच से सहलाकर समझाती, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। मैं इस दृश्य में इतना खोया कि मुझे मेरे माता पिता की याद हो आई। दोनों का स्वर्गवास हुए 5 वर्ष से ऊपर होने को आए। 5 वर्ष पूर्व मम्मी की मृत्यु हुई। मरते समय भी उनकी आंखों में सुहागिन होने का गर्व था। डॉक्टर ने जब स्टेथ हटाते हुए कहा, सॉरी, शी इज नो मोर, तब सारा घर बिलख उठा था।
डॉक्टर रोग का इलाज कर सकता है, मौत का इलाज किसके पास है। इसके 2 माह पश्चात हृदयाघात से पापा का निधन हो गया। वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। पापा हमेशा मम्मी से कहते थे, तुम पहले मत मरना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मम्मी एक ही रट लगाती, मैं तुम्हारे कंधे जाऊंगी, ईश्वर मुझे सुहागन मारे। भगवान ने मम्मी की सुनी, पर इस तरह की पापा भी निराश न हो। शुद्ध अंतःकरण से निकले शब्द कई बार आगत घटनाओं के पूर्व सूचक होते हैं। ये बातें हमें तभी समझ में आती हैं जब घटनाएं घट जाती हैं। बचपन का एक एक लम्हा मुझे आज भी याद है। छोटा सा परिवार था हमारा, 2 भाई, मैं, मुझसे छोटा योगेश। हम दोनों से छोटी शारदा, जिसे हम प्यार से चुटकी कहते थे। उम्र में छोटी पर अकल में तलवार की धार जैसी तेज पापा की चमची थी। पापा सदैव उसका पक्ष लेते। जहां हमारी पापा के साथ बैठने तक से जान सुखती, चुटकी में जाने क्या जादू था, पापा से हर बात मनवा लेती। डाइनिंग टेबल पर हम सभी एक साथ नाश्ता लेते। हमारे खाने का ध्यान मम्मी रखती। यह लो वह लो, दूध पीकर जाना, दूध नहीं पीने वाले बच्चों के दिमाग कमजोर हो जाते हैं, आदि आदि लुभावनी बातें कहकर हमें खिलाती रहती थी। खुद ने खाया या नहीं, इसकी सुध-बुध भी नहीं। पापा अखबार पढ़ते हुए दर्शन शास्त्र झाड़ते। हमें उनकी बातें जरा समझ नहीं आती। एक दिन न जाने क्या सोचकर मम्मी से बोले, तू तो बस इनका पेट भरने की चिंता में रहती है, असली खुराक नहीं देती। पापा कुछ और कहते, उसके पहले चुटकी ने बात काटकर पूछा, पापा असली खुराक क्या होती है? तब पापा की आंखें शून्य में तकने लगी थी। उत्तर देने के पूर्व कोई महान दर्शन उनकी आंखों में सिमट आया था। चुटकी के रेशमी मुलायम बालों को सहलाते हुए बोले, असली खुराक से सिर्फ पेट ही नहीं भरता, मन भी प्रसन्न रहता है। वह हमारे नित्य प्रतिदिन की ऊर्जा बैटरी की तरह चार्ज करती है। वह बाजार में नहीं मिलती, पर अनमोल होती है। उसमें शक्कर नहीं डालनी पड़ती, पर वह चाशनी से भी अधिक मीठी होती है। उसमें उस दिन हमारी आंखों में पहेलियों सा रहस्य उतर आया था। तब मम्मी ने सर खुजाते हुए पापा को फटकार लगाई, आपको क्या अकल का अजीर्ण हो गया है? ठोर कुठोर कुछ तो देखा करो। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती। तुम्हारे इन पहेलियों के कारण मेरे बच्चे आधे भूखे रह जाते हैं। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो तो अपना शास्त्र कॉलेज में झाड़ा करो। तुम्हारे भरोसे तो बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंचे। पापा तब ठठाकर हंस पड़े थे। मम्मी जब भी पापा को फटकार लगाती, मुझे अतुलनीय सुख मिलता था। यह सुख पहेली के समाधान की पीड़ा से बचने का होता, अथवा पापा की तानाशाही पर मम्मी के विरोध का, मुझे नहीं मालूम। अतीत की उस झूमती शाखा पर हमारा कितना सुंदर घोंसला था, ठीक सामने वाले घोंसले की तरह। पापा, मम्मी और हम 3 बच्चे। आज मैं 50 वर्ष का हूं, योगेश 47 का एवं चुटकी 45 की। तीनों के अपनी अपनी कोठियां हैं, पर उस घोंसले के आगे कुछ भी तो नहीं। उन क्षणों की याद आते ही आंखें भर आती है। भोर के अंडे को किरणों की चोंच से फोड़कर बाल सूर्य चूजे की तरह पूर्वांचल पर मुंह निकाल रहा था। आंगन में अब प्रकाश बिखरने लगा था। यकायक भीतर से श्रीमती जी की तेज आवाज सुनकर चौंका। अरे, यूं चिड़ी चिड़ी को ही देखते रहोगे अथवा घर की भी सुध लोगे? बच्चे डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। आज रात आपको नए ठेके के टेंडर एंड पेपर्स लेकर दिल्ली भी तो जाना है। मैं झेप कर भीतर आया।
ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ऑफिस की राह ली। आज टेंडर, बिल, कॉन्ट्रैक्ट आदि आदि तैयार करवाने जरूरी थे। बैंक से एडवांस एवं अन्य खर्चे हेतु रकम भी निकलवानी थी। सारा दिन आपाधापी में बीत गया। सभी व्यवस्थाएं कर देर रात वाली ट्रेन से मैं दिल्ली रवाना हुआ। ट्रेन में काफी भीड़ थी। जाते समय का तो रिजर्वेशन मिल गया था, आते समय का रिजर्वेशन नहीं बन पाया। अनारक्षित कोच में आने की कल्पना से ही मन कांप गया। ठेकेदारी भी कोई काम है? कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी में तो जैक ऑफ ऑल यानी बहु प्रतिभाशाली होना पड़ता है। सारे गुण जिसमें निवास करे उसे ठेकेदार कहते हैं। लेकिन समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं। सबका पेट भरो लेकिन खुद चोर कहलाओ। अफसर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, वे साहब कहलाते हैं। यहां दिन रात खून पसीना बहाकर 2 पैसे कमाते हैं, फिर भी चोर कहलाते हैं। इस देश में व्यापारी की कोई इज्जत नहीं। महीने के 10,000 कमाने वाला सरकारी चपरासी लाखों कमाने वाले को कतार में खड़ा कर देता है। दूसरी सुबह ट्रेन दिल्ली समय पर पहुंच गई थी। पूरे दिन टेंडर जमा करवाने एवं अफसरों से गपशप करने में बीत गया। अफसरों के तलवे सहलाए बिना भी कभी टेंडर पास हुए हैं? रात वापस जाने के लिए मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रेन 10 बजे रवाना होती थी। आरक्षण था नहीं, अतः 9 बजे पहुंच गया। दिल्ली की लंबी कतारों में टिकट लेने में बहुत समय लगता है। खिड़की के बाहर एक लंबी कतार थी, शैतान की आंत की तरह। टिकट मिलना बांस पर खिचड़ी पकाने जैसा था, पर अन्य कोई विकल्प भी तो नहीं था। मेरे आगे 25-30 लोग तो होंगे ही। सबको इसी ट्रेन से जाना था। सबके चेहरे पर तनाव एवं आतुरता के चिन्ह स्पष्ट थे। मैं भी लाइन के अंत में जाकर खड़ा हो गया। देखते देखते 5-7 और लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। टिकट मिलने पर लोग खिड़की से ऐसे लौट रहे थे मानो परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चे रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हों। हमारी लाइन के साथ साथ एक अपंग व्यक्ति अधकटी जांघों के बल आगे से रख रहा था। उसके दोनों पांव जांघों तक कटे थे। उसका नंबर मेरे आगे खड़े 8वें-9वें आदमी के साथ था। हां, कतार से अलग वह उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। एक कदम आगे बढ़ने के साथ अपना बैग भी सरकाता जाता। उसके चेहरे पर चिंता एवं विषाद के चिन्ह स्पष्ट थे। अब तक 9:45 बज चुके थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। उसे टिकट भी लेना था, अपंग होने का प्रमाण पत्र बताकर छूट भी लेनी थी। इतना ही नहीं, वह इस बात को लेकर भी चिंतामग्न था कि उसे टिकट लेकर कोच तक पहुंचने में अन्य लोगों से दूना समय लगेगा। उसके पैबंद लगे कपड़ों से उसकी आर्थिक स्थिति स्पष्ट थी, अर्थात वह हर हाल में कंसेशन लेगा एवं बिना कूली रगड़ते हुए ही कोच तक पहुंचेगा। मेरी ठेकेदारी गणित ने क्षण भर में अनुमान लगा लिया कि वह इस ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएगा अथवा बराबर वक्त पर ही पहुंच पाएगा, यानी जरा सी देरी से उसकी यात्रा रद्द हो जाएगी। उम्र भी उसकी 50 पार थी। मेरे आगे अब मात्र 8 आदमी कतार में थे। घड़ी का कांटा तेजी से 10 की ओर बढ़ रहा था। उसका नंबर आते ही उसने अपने साथ खड़े व्यक्ति की ओर रुपये एवं प्रमाण पत्र बढ़ाया। अपनी कटी हुई जांघों के बल पर वह पक्षी की तरह खड़ा हो गया। वह मुश्किल व कतार में खड़े व्यक्तियों की कब्र तक पहुंच पा रहा था। उसने याचक आंखों से कतार में आगे खड़े व्यक्ति को निवेदन किया, बाबूजी, मेरा नंबर आ गया है, मुझे टिकट ले दो। उस व्यक्ति ने देखकर ऐसे मुंह घुमाया मानो देखा ही न हो। तोते की तरह आंख फेर ली, तुरंत अपना टिकट लिया और चलता बना। अपंग व्यक्ति लहू का घूंट पीकर रह गया। उसकी व्यथा और बढ़ गई।
उसने इस बार सबसे आगे खड़े व्यक्ति से पुनः निवेदन किया, पर वह भी टिकट लेकर चलता बना। न पहले ने सुध ली न दूसरे ने। अपंग व्यक्ति का दम घुटने लगा। वह मनी मन कुढ़ने लगा। सबको अपनी पड़ी है, गैर का सर कद्दू बराबर। तीसरे व्यक्ति के तो उसने चरण पकड़ लिए। बाबूजी, बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मेरा इस ट्रेन से जाना जरूरी है, मुझे टिकट ले दो, मेरा नंबर कब का आ चुका है। तीसरा व्यक्ति आगे दो वालों से भी अधिक चतुर था। उसने भी टिकट लिया और चलता बना। चौथे ने भी यही क्रम दोहराया। सब के सब एक से, पीर बावर्ची भिस्ती खर। जाते जाते चौथा व्यक्ति अपंग व्यक्ति को फुटबॉल की तरह लुढ़का गया। बस यही कमी शेष थी। अपंग व्यक्ति संभल कर उठा, पर सभी को अपनी पड़ी थी। हमारा घोड़ा छांव में खड़ा हो जाए, बाकी मरे तो मरे। मेरे आगे अब मात्र 4 लोग खड़े थे। सबको दरकिनार कर न जाने क्या सोचकर उसने मेरी तरफ देखा। करुणा, दीनता एवं निरता से टपटपाई याचक आंखों से उसने मुझे अंतिम अवलंब मानकर पुकारा, बाबूजी, मेरी कोई नहीं सुन रहा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरे हृदय में हाहाकार मच गया। क्या अपंग लोगों के लिए अलग लाइन अथवा काउंटर नहीं हो सकता? शायद सरकार ने व्यवस्था भी की हो, लेकिन किसको दूसरे की पड़ी है। मुझे लगा आज मनुष्यता को पांव तले रौंदा गया है। क्या तुम भी वही करोगे जो दूसरों ने किया है, अथवा उसे सहारा देने का साहस जुटाओगे? सद्विचार हमारे आत्मविश्वास को दूना कर देते हैं। मैंने तुरंत उसके हाथ से प्रमाण पत्र लिया, अपनी जेब से रुपए निकाले और मेरे आगे खड़े सभी व्यक्तियों को एक तरफ कर काउंटर पर आ गया। मेरा रक्त उबल रहा था, आंखों में भवानी उतर आई थी। मैं चीख कर बोला, अगर किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो इसके पहले आज कोई टिकट लेकर देखे। इतने शोरगुल के बीच एक भयानक निस्तब्धता छा गई। काउंटर क्लर्क को सांप सूंघ गया। मैंने उसे लताड़ा, जब तक इसका टिकट नहीं बनता आज कोई टिकट नहीं ले सकता। आप कैसे मुलाजिम हैं? क्या आपको यह व्यक्ति दिखाई नहीं देता? मेरी आंखें क्रोध से दहक रही थी, पतलियों से चिंगारियां बरस रही थी। काउंटर क्लर्क पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने खड़ी होकर उस व्यक्ति को देखा। उसकी आंखें शर्मिंदगी से झुक गई। उसने आनन फानन हम दोनों का टिकट बनाया। अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए बोला, बाबूजी, फुर्ती करें, ट्रेन जाने में है, मैं इसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था कर देता हूं। व्हील चेयर पर उसे बिठाकर मैं दौड़ा। प्लेटफॉर्म पहुंचते पहुंचते ट्रेन रवाना होने लगी थी। मैंने तुरंत उसे कोच में चढ़ाया। उसने चढ़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें मेरे उपकार से लबालब थी। एहसान समाता न था। ट्रेन अब गति पकड़ चुकी थी। कंधे पर बैग लटकाए मैं ट्रेन के साथ दौड़ रहा था। देखते ही देखते उसका कोच आगे निकल गया। उसके पीछे वाले कोच में खड़े कुछ यात्रियों ने मुझे हाथ दिया। मैं हाँफते हुए कोच में चढ़ा। कोच में आती ठंडी हवा के झोंकों से मेरा मन शांत हुआ। ओह, आज मैं कितना प्रफुल्लित था। वस्तुतः आज जितनी प्रसन्नता मैंने वर्षों महसूस नहीं की। यह कैसा आत्म आलोक था, कैसा स्वर्गिक सुख। कितना मूक, कितना वाचाल, कितना रस भरा। आज मैं डिनर नहीं ले पाया, पर मेरा पेट भरा था। यह अनिर्वचनीय सुख मेरी आत्मा आनंद से यह अनिर्वचनीय सुख मेरी आत्मा को आनंद से रसिक्त कर रहा था। वर्षों पहले पापा की कही बातों का अर्थ मुझे आज समझ में आया। असली खुराक
से सिर्फ पेट ही नहीं भरता, मन भी प्रसन्न रहता है। वो हमारे दिन प्रतिदिन की ऊर्जा बैटरी की तरह चार्ज करती है। वो बाजार में नहीं मिलती, पर अनमोल होती है। उसमें शक्कर नहीं डालनी पड़ती, पर वो चाशनी से भी मीठी होती है। उससे शरीर ही नहीं, हमारा मन, प्राण एवं आत्मा तक तृप्त होती है। मैं मन ही मन फुसफुसाने लगा था, पापा यू वर ग्रेट। दूसरे दिन सुबह घर पहुंचा तो श्रीमती जी ने मुस्कुराते हुए बधाई दी। बीती रात 11 बजे केंद्रीय निर्माण विभाग दिल्ली से फोन आया था, आपका टेंडर पास हो गया है। धन्यवाद।